स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि अभी तक हमारे द्वारा सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के दो लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज राजनीति शास्त्र का तीसरा लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और अभी तक हमने राजनीति शास्त्र में जो बातें करी थी उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ। अभी तक हमने 2 लेक्चरों में किन किन चीजों का अध्ययन किया था। उसमें सबसे पहले हमने राज्य व्यवस्था की अवधारणा देखी, जिसमें राज्य और सरकार जो है उसमें आवश्यक तत्व निहित रहते हैं। फिर हमने राज्य का अध्ययन करा, जिसमें मैकियावेली ने राज्य के 4 आधारभूत तत्व बताए थे, जिसमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता थी। उसके बाद हमने सरकार के 3 अंगों के बारे में अध्ययन करा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से तीनों का कार्य था। विधायिका का कार्य था विधि बनाना, कार्यपालिका का कार्य था विधि को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य था न्याय देना। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में संप्रभुता के आधार पर राज्यों के प्रकार देखे। नंबर 1 हमने उसमें देखा राजतंत्रात्मक राज्य क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि कुलीन तंत्र क्या होता है। तीसरा हमने देखा प्रजातंत्र क्या होता है। उसके बाद प्रजातंत्र का हमने अध्ययन करा, जिसमें प्रजातंत्र के हमने विभिन्न रूप देखे, जिसमें नंबर 1 था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नंबर दूसरा उसमें हमने जो रूप देखा था वो था संसदात्मक और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तीसरा हमने देखा था राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, और ऐसे ही हमने चौथा स्वरूप देखा था एकात्मक और संघात्मक स्वरूप राज्यों का लोकतंत्र के आधार पर। सबका मैंने आपको अंतर हल्का फुल्का बता दिया था, एक बेसिक आपको आइडिया हो गया था हर एक चीज के बारे में। और यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार उन दोनों वीडियोस को फिर से एक बार देख लें। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रणाली थी, प्रतिनिधात्मक शासन या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली आती है, उसका जो फादर बताया था उसमें मेंटकॉफ मैंने बताया था। तो उसको मेंटकॉफ न करके आप मेंटफोल्ड कर देना, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देना और उसको आप मेंटफोल्ड कर देना। तो अब आज हम आगे जो लेक्चर हम लेंगे, इसमें हम आज अध्ययन करेंगे संविधान का। किसका अध्ययन करेंगे? संविधान का। अब हम आ जाते हैं संविधान के पॉइंट में कि संविधान का रोल कहां पर होता है। ठीक है, आप सभी ने सुना है संविधान, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। TUTION। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे संविधान का कि संविधान का क्या रोल है, कहां पर संविधान का आपका महत्व आ जाता है। ठीक है, अभी तक की हमने जितनी भी बातें सीखी हैं उससे हमें जो भी चीजें समझ में आई हैं उसी को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर मैं संविधान की बात करूं, इसकी परिभाषा पे हम बाद में जाएंगे कि संविधान किसे कहते हैं, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। फिलहाल हम सिंपल से साधारण से शब्दों में इस पॉइंट को समझते हैं कि संविधान कहां पर आपका रोल अदा करता है। ठीक है, जैसे एक सरकार है जो राज्य पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। राज्य पर हम बेसिकली कहें कि जनता पर वो क्या कर रही है, शासन कर रही है। ठीक है, तो किसी भी देश की सरकार और उस देश की जनता के बीच में संविधान क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, नियम और कानूनों का एक अभिलेख है, जिसके माध्यम से वो सरकार, कोई भी सरकार क्या करती है, जनता पर क्या करती है, शासन करती है, या राज्य पर क्या करती है, शासन करती है। हम सामान्य तौर पर ये समझ सकते हैं कि संविधान जो है किसी भी देश की जनता या किसी भी राज्य की जनता और सरकार के बीच में एक पुल की भांति कार्य करती है, इन दोनों को जोड़ने का ये काम करती है। और सरकार और जनता के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, इसको डिसाइड जो किया, ये जो डिसाइड होता है ये संविधान के माध्यम से ही होता है। जैसे संविधान ही कहेगा कि राज्य संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। भारत का संविधान कैसी व्यवस्था देता है? मैंने आपको बताया था संसदात्मक व्यवस्था। संविधान ही बताएगा कि आपका जो राज्य है वो गणतंत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक होगा। भारत का संविधान कैसा है? गणतंत्रात्मक है। एकात्मक होगा या संघात्मक होगा। ये सारी बातें आपको किससे क्लियर हो जाएंगी? उस देश के, उस राज्य के संविधान से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सामान्य से शब्दों में हमने समझा कि संविधान जो है राज्य की सरकार और जनता के बीच में क्या करती है, एक पुल की भांति कार्य करती है। जैसे अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे ना, तो अर्थशास्त्र में एक टॉपिक आता है बजट।
थोड़ा सा हम इसको रिलेट करते हैं। अगर आपको किसी देश की आय और वित्त का पूरा लेखा जोखा चाहिए कि उस देश की इनकम क्या है, उस देश की एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपको मतलब उसका पूरा वित्तीय आलेख अगर आपने किसी देश का देखना है तो आपने उस देश के बजट का अध्ययन करना होता है कि उस देश का बजट क्या क्या है, कैसा है। इसी प्रकार यदि आपको किसी राज्य की सरकार और जनता के बीच में आपसी संबंधों की जानकारी लेनी है तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, संविधान का अध्ययन करना पड़ता है। संविधान ही ये बताएगा कि किसी राज्य की सरकार और उसकी जनता के बीच में किस प्रकार कम्युनिकेशन होता है, किस प्रकार के संबंध है। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ कि जैसे जो है संविधान क्या है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, नियम और कानूनों का क्या है, एक अभिलेख है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य का शासन क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की समितियां, संगठन इसी संविधान के आधार पर जो है वो गठित होती हैं। साथ ही साथ ये संविधान क्या करता है, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। मैंने आपको तीनों अंग बताए थे ना, सरकार के 3 अंग। मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पे भी चल रहा है, लेकिन डेफिनेशन भी आपको ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ज्यादा हार्ड लगेगी, बहुत इजी आप इसको डिफाइन कर पाएंगे कि अगर हम संविधान के उद्देश्य देखेंगे तो संविधान का उद्देश्य क्या होता है, एक तो सरकार का गठन करना, सरकार का संगठन, सरकार का गठन कैसे होगा उसकी बात करना। दूसरा, सरकार के जो तीनों आपके अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में आपका संबंध स्थापित करना। जैसे आप देखेंगे कि भारत का संविधान कहता है कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होगा, एक दूसरे से पृथक रहेंगी। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। फिर अगर आप देखेंगे संविधान के उसमें, तो जेम्स मैकेन्टॉयस के शब्दों में ये कहा गया संविधान को, उन्होंने कहा कि वे लिखित और अलिखित विधियां जो सरकार के जो आपके सरकार के आपके शासक वर्ग है, शासक वर्ग के अधिकारों और प्रजाजनों के विशेषाधिकारों का नियमन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। मतलब ऐसे लिखित और अलिखित विधियां, लिखित भी हो सकती हैं और अलिखित भी हो सकती हैं। ऐसी लिखित और अलिखित विधियां हम कह सकते हैं जो सरकार के या शासक वर्ग के कर्तव्यों को बताएगी और प्रजाजनों के अधिकारों को बताएगी, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। साथ ही साथ अगर हमने जो संप्रभुता एक शब्द को पढ़ा था, संप्रभुता, राज्य के 4 आधारभूत तत्व हमने पढ़े थे, लैंड, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट और संप्रभुता। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि संप्रभुता को नियंत्रित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, एक कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। उन्हीं नियमों और कानूनों को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान के बहुत सारे रोल आपको देखने को मिले। नंबर 1, अगर हमें संविधान के उद्देश्यों की बात करूं, सरकार का गठन किस प्रकार होगा यह देखना, सरकार के तीनों अंगों के बीच में कैसा संबंध होगा यह देखना, नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करना और नागरिकों के कर्तव्यों का बोध कराना। ठीक है, कोई भी नागरिक है, जैसे हम हैं, हमारे संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकार देता है, तो नागरिकों के, प्रजाजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी किसका काम है, संविधान का काम है। साथ ही साथ नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में उन्हें बोध कराना, जैसे हमारे संविधान में जो 11 हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना, ये आपके संविधान के क्या हो गए, प्रमुख उद्देश्य हो गए। साथ ही साथ संप्रभुता को नियंत्रित करना भी संविधान का क्या होता है, एक कार्य होता है। ठीक है, देखो सरकारें, आप ये कहेंगे, देखो सरकारें हमेशा आपकी जो है 5 ईयर्स की रहती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी अल्पसंख्यक देश में या जहां पर जो है 2 वर्ग रहते हैं किसी देश में, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, कभी ऐसा हो कि बहुसंख्यक वर्ग की सरकार आए और उसने अल्पसंख्यकों के सारे प्रावधानों को वो क्या कर दे, हटा दे। ठीक है, यदि रिटर्न डॉक्यूमेंट कोई नहीं होगा, आधार कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर संविधान है तो कोई भी सरकार या कोई भी सरकार जनता पर क्या है, मनमर्जी नहीं कर सकती। आपको एक अभिलेख, आपका संविधान आपको एक क्या करता है, रूट मैप दे देता है कि शासन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है राज्य का, जो आपका हमारा संवैधानिक ढांचा है। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक ढांचा जो है वो तय करने का काम संविधान का है। जैसे मैंने संवैधानिक ढांचे के लिए जो बातें कही थी वो क्या थी, संवैधानिक ढांचे को लेकर के, अगर आपको याद हो, भारत का संवैधानिक ढांचा कैसा है, 3 मैंने आपको पॉइंट बताए थे, संसदात्मक है। ठीक है, नंबर 2 कैसा है, एकात्मक है। ठीक है,
और कैसा है गणतंत्राल में। तो ये संवैधानिक ढांचा भी कौन डिसाइड करेगा, संविधान ही डिसाइड करेगी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गई हो ये बातें। ठीक है, हम आगे को चलते हैं। थोड़ा सा समझने का ही इसमें पॉइंट है। अब थोड़ी सी अगर मैं इसमें कुछ और बातें करूं तो संविधान का जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से इसका जो है उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रबंधन, मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक आपका पॉइंट आता आप कभी कभी आ जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटरी शब्द का अर्थ क्या होता है, मैनेजमेंट। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको डेमोक्रेसी जो बताया था, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको मैं लिखाना बताना भूल गया था, अभी मुझे ध्यान आया। तो इसको ये बना है दो शब्द से, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस मीन्स होता था उस समय ग्रीक भाषा में जनता, क्रेशिया का मतलब होता था शासन। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें डेमोक्रेसी, डेमोस का अर्थ जनता और क्रेशिया का अर्थ क्या होता है, शासन होता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूटरी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का ओरिजिन है ये, और इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूटरी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार की अगर हम बात करें तो संविधान के मूल रूप से आपके, इसको जब आप बांटेंगे संविधान को, इसको आप तीन भागों में बांटेंगे। तीन, आप इसको जो तीन तरीके से डिवाइड करते हैं संविधान को। वो तीनों तरीके क्या हैं, नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान से देखना, आपको ये भी इसके साथ साथ समझना है कि भारत किस ग्रुप में आएगा, भारत का जो संविधान है वो किस कॉलम में आप उसे रखते जाएंगे, तीनों प्रकार के आधार पर। दूसरा है प्रथाओं व कानूनों के अनुपात के आधार पर। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे तो पूरा राजनीतिक व्यवस्था आपको समझ में आ सकती है। ये शुरू के जो 3-4 लेक्चर हैं, बाद की बातें तो फिर किताबी हो जाती हैं थोड़ा बहुत, कि हाँ आर्टिकल हैं, भाग हैं, ठीक है, लेकिन वहां समझने के लिए बहुत सारी चीजें वहां भी हैं। लेकिन ये जो बेसिक है आप इसको जरूर अच्छे से समझें। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इस बेसिक को पढ़ने के बाद कि आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं। आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप परीक्षावाणी भी पढ़ सकते हैं, आप कोई भी किताब उसके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट का। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं और कानून के आधार पर, और संशोधन प्रक्रिया के आधार पर, संशोधन प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करूं तो संविधान दो प्रकार का होता है। हर एक कॉलम में आपको संविधान दो ही प्रकार का मिलेगा। एक को बोलते हैं हम विकसित संविधान, दूसरे को हम बोलते हैं निर्मित संविधान। पहले आप ये कॉलम, एक फ्लो डायग्राम इसका बनाएंगे, उसके बाद हम अलग से लेके चलेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उसको डिस्कस करेंगे। पहले आपका फर्स्ट जो फ्लो डायग्राम होगा इस टॉपिक का वो यही होगा। अच्छा, प्रथाओं और कानून के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, नंबर एक मौखिक, नंबर दो लिखित। और संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान क्या होता है, कठोर, अनम्य, या हम इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, और सरल, नम्य, या इंग्लिश वाला छोड़ दीजिए अभी, सरल या नम्य संविधान हम इसे समझ सकते हैं। पॉलिटिकल वर्ड्स का कुछ और है, ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये देखें, जो आपके ये फ्लो डायग्राम है इसको समझते हैं। संविधान के प्रकार हमने देखने हैं, जिसमें हम देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर विकसित संविधान और निर्मित संविधान, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन और इवैक्यूएट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर कहा गया संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर और सरल, जिसको नम्य और अनम्य संविधान भी कह देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आता है, कोई आपसे पूछेगा क्या संविधान एक जड़ दस्तावेज है,
पूछा जाता है कभी कभी, आपको पीसीएस प्री वगैरह तक का ये सिलेबस कवर हो जाता है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा अगर बताऊं तो जिस प्रक्रिया से आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा बेसिक्स तैयार करने में। क्या संविधान एक जड़ दस्तावेज है? तो आप कहेंगे नो। जड़ दस्तावेज का मतलब होता है जो परिवर्तनशील ना हो। ठीक है, कभी कभी निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है में भी एक ही पॉइंट आ जाता है कि संविधान एक जड़ दस्तावेज है। तो संविधान जड़ दस्तावेज आपका नहीं है। जड़ दस्तावेज उसको कहा जाता है जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, परिवर्तनशील नहीं, बल्कि लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है, और अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का, अच्छे संविधान के, आदर्श संविधान का एक लक्षण ये भी है कि वो परिवर्तनशील होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, तो अब ये आपने तैयार कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा जो फ्लो डायग्राम अब बनेगा वो बनेगा उत्पत्ति के आधार पर संविधान। अच्छा, यहां से जो तो दो टाइप्स आते हैं और आपसे कोई पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, विकसित है या निर्मित है, और विकसित है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, निर्मित है तो क्यों नहीं, ठीक, इसको हम समझते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान आपके कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया 2 प्रकार के, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। दोनों बातों को समझ लेते हैं और यहीं पर कॉलम में रख देंगे भारत को। ठीक है, फिर पूरा भारत का एक कंप्लीट आपको पता चल जाएगा राज्य कैसा है। भारत संविधान में भारत के राज्य को क्या क्या विशेषताएं दी हैं और भारत के संविधान में क्या क्या विशेषताएं दी। तो विकसित संविधान का मतलब ये होता है कि ऐसा संविधान जिसमें प्रथा ऑब्लिक परंपरा, मतलब ये है कि ये संविधान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धीरे धीरे जो है एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, विकसित संविधान क्या है? जिसके विकास की एक लंबी प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के समूह के बीच में कानून बने, प्रथाएं बनी, परंपराएं बनी, उन्हीं से धीरे धीरे चल करके ये धीरे धीरे ये संविधान क्या हो गया, एक तरीके से विकसित हो गया। ठीक है, और इसमें कानून क्या रहते हैं? अपेक्षाकृत कानूनों की संख्या क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है, इसमें जोर किसका दिया जाता है? प्रथाओं और परंपराओं का। अच्छा, अब प्रथाएं और परंपराएं कहां से निकल करके आई? जो भी आपकी राजतंत्रात्मक देश रहे, जहां पर राजा का शासन होता था, जहां पर जब हालांकि एक समय पूरी दुनिया में यही राजतंत्र चलता था, तो जहां पर एक राजा होता था, देखो राजा क्या होता था, समय समय पर परिस्थिति के आधार पर नियम कानून, जैसे राजा ने जो कह दिया वही उसका क्या रहता था, उस राज्य का नियम रहता था, कानून रहता था। और एक पीढ़ी के राजा ने चलाया, वही अगली पीढ़ी के राजा में चला गया, वही फिर अगली पीढ़ी के राजा में, और फिर वही चीज जब कोई देश डेमोक्रेटिक रोल उसने अपनाया तो उसने ज्यादातर हिस्सा उन्हीं प्रथाओं और परंपराओं से ही ग्रहण कर लिया। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, उसमें एक स्टेटमेंट है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन ना, तो वो ही कुछ एक इस तरीके से है कि जैसे मैं इसका विकसित एग्जाम्पल का उदाहरण भी दे देता हूं। ब्रिटेन का जो राजतंत्र था, राजाई जो आपका वो था, राजा का दौर जब वहां पर रहा, तो जो ब्रिटेन के महारानी और महाराजा ने नियम कानून चला दिए, वही आज की डेट में ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वहां पर ज्यादातर हिस्सा किसका है? प्रथाओं और परंपराओं का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत धीरे धीरे आपका क्या हुआ हो, विकसित हुआ हो। ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? विकसित संविधान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के संविधान में क्या है? प्रथाओं और परंपराओं की अधिकता है, कानून नियम कानून कम है, वहां पर को कानून लिखित तौर पर कम है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरा निर्मित संविधान की। इतना तो समझ में आ गया कि विकसित संविधान किसका हो गया? ब्रिटेन का। अच्छा, निर्मित संविधान क्या होता है? जिसको एक समय के साथ एक समय में क्या किया गया हो, बनाया गया हो। उसको बनाने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हों, उसके लिए एक बकायदा संविधान सभा का गठन किया हो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ हो, वहां पर आपसी चर्चा में उसको बनाया गया हो। ठीक है, जैसे भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था, हमें समय लगा था, और बकायदा एक संविधान सभा बनी थी, उसने इस संविधान का क्या करा था? निर्माण करा था। तो भारत का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है। इसमें अधिकतर हिस्सा लिखित है, यानी कानून के तौर पर है। परंपराओं और प्रथाएं और परंपराएं क्या है? कम है। तो
ऐसा संविधान जिसको किसी एक सभा के द्वारा, बकायदा एक सभा बनाई गई हो लोगों की, उसके द्वारा बनाया गया हो, एक टाइम लिया गया हो, एक निश्चित समय अवधि में वो बना हो, और जिसमें कानून की मात्रा जो है, कानून जो है लिखित तौर पर अधिक हो, क्या कहलाता है? निर्मित संविधान कहलाता है। दुनिया का सबसे पहला निर्मित संविधान था यूएसए का, और दुनिया का सबसे बड़ा निर्मित संविधान है इंडिया का। ठीक है, अमेरिका का संविधान सन 1700 आप ये कहेंगे 86 में तैयार हो गया था, लागू भी हो गया था। ठीक है, 89 से मेरे ख्याल से लागू हुआ था, 86 में आजादी मिली थी, 89 से संविधान अमेरिका का जो है लागू हुआ था। ठीक है, याद ध्यान रखो 1789 का ईयर है, वो है जहां यहाँ पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जो है अभी शासन स्थापित नहीं हुआ। भारत अभी औपनिवेशिक शासन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, तो विकसित और निर्मित में भारत को किस कॉलम में रखेंगे? निर्मित संविधान में। ब्रिटेन के संविधान को किस कॉलम में रखा जाएगा? विकसित संविधान में। ठीक है, दूसरा प्रकार किस आधार पर था? प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर। प्रथा व कानून के अनुपात के आधार पर यहां पर संविधान मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मौखिक संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नंबर 2 लिखित संविधान। वन लाइनर यहीं से तैयार हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ आपका बेसिक भी बनते जा रहे हैं। ठीक है, मौखिक संविधान किसे कहा जाता है? अब देखो, जितने भी विकसित संविधान हैं ये सब किस प्रकार के संविधान है? मौखिक संविधान है। जितने भी निर्मित संविधान है ये सारे किस उसमें आ जाएंगे? लिखित संविधान की कैटेगरी में। मौखिक लिखित तो आप ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ जो संविधान लिखा ना हो, ये नहीं, आप एक प्रॉपर उसको समझते हुए कहेंगे कि ऐसा संविधान जिसमें प्रथाएं और परंपराएं, प्रथा और परंपराएं कानून के मुकाबले क्या हो? कम हो। कानून की अपेक्षा क्या है? कम है। नियम और कानून, लिखित नियम और कानूनों की अपेक्षा क्या है? अधिक है। सॉरी, जहां पर प्रथा और परंपराएं लिखित नियम और कानूनों की अपेक्षा क्या होंगी? अधिक होंगी। ऐसे संविधान को क्या कहा जाता है? मौखिक संविधान कहा जाता है। उदाहरण इसका ब्रिटेन ही है। ठीक है, और जितने भी विकसित संविधान है सारे आपके क्या कहलाते हैं? क्या होते हैं? मौखिक संविधान होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम चलें, निर्मित संविधान क्या होते हैं? जहां पर कानून की संख्या क्या होगी? कानून की संख्या का अनुपात क्या होगा? अधिक होगा। तो उस प्रकार के संविधान क्या होंगे? आपके लिखित संविधान होंगे। सभी निर्मित संविधान किस प्रकार के होते हैं? लिखित संविधान होते हैं। साथ ही साथ प्रथाओं और परंपराएं क्या होती हैं? इसमें उतना महत्व उनको नहीं दिया जाता है। प्रथा और परंपराएं क्या रहती हैं? यहाँ पर कम रहती हैं। आप भारत के संविधान को ही देख लें, वर्ण व्यवस्था, जैसे हम अगर कहें कि प्रथाएं चलती थी पुराने समय, बलि प्रथा चलती थी कुछ समुदायों में, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिनको भारतीय संविधान ने हटा दिया। सती प्रथा थी। ठीक है, और जैसे दहेज प्रथा के उन्मूलन की हमारी बात संविधान लगातार करता है। तो बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जिनको भारतीय संविधान ने बिल्कुल खारिज कर दिया, बल्कि उसकी जगह कानून और नियमों ने क्या ले ली? उसका स्थान ले लिया। तो सभी निर्मित संविधान क्या होंगे? लिखित होंगे। सभी विकसित संविधान आपके किस प्रकार के होंगे? मौखिक संविधान होंगे। बात वही यूएसए की बात करें, यूएसए का संविधान, भारत का संविधान, ये सारे किस श्रेणी में आते हैं? लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं। परंतु आप एक बात और अच्छे से समझ लें, कोई भी संविधान न तो पूर्णतया लिखित होता है, न ही पूर्णतया मौखिक होता है। अगर मैं ये कहूं कि ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, ठीक है, मौखिक का अर्थ ये है कि प्रथाएं और परंपराएं अधिक हैं, कानून की अपेक्षा अधिक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लिखा नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं लिखी होंगी। मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अगर देखें मौखिक संविधान में तो 70% जो शासन संचालन होगा वो प्रथा और परंपरा या मौखिक तौर पर होता है। 30% हिस्सा तो अवश्य लिखा ही होता है। जैसे ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था, वेस्टमिनिस्टर पॉलिसी भी जिसे कहा जाता है, भारत में यही अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर पॉलिसी, आगे समझेंगे। संसदात्मक व्यवस्था तो भारत की ब्रिटेन से ही ली गई है। अब वहां पर को जो संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं, उनके विशेषाधिकार लिखे गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखित है। मतलब ये कहें कि
कोई भी संविधान न तो पूर्णतया मौखिक होगा न ही पूर्णतया लिखित होगा। अगर मैं मौखिक संविधान कह रहा हूं तो उसका मतलब प्रथाओं और परंपराओं का वेटेज ज्यादा है, लिखित कह रहा हूं तो कानून नियम कानूनों का वेटेज उसमें क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, भारत में भी देखें तो भारत का 90% ऑलमोस्ट हिस्सा लिखित है नियम कानूनों से, 10% कहीं ना कहीं उसमें भी परंपराएं शामिल हैं। वो कौन सी परंपराएं शामिल हैं? जैसे आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसके चुनाव की कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं है। बस जो भी आपका बहुमत दल के लोग होते हैं वो आपसी निर्णय से, आपसी बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर देते हैं। प्रक्रिया कोई नहीं है। बस सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से हो गया सदन में बैठे हुए लोगों की कि हाँ ये एक व्यक्ति है, ये जो है चुने एक लोकसभा अध्यक्ष ये जो है हमारी पार्टी की तरफ से ये हैं। बस वही प्रक्रिया चली आ रही है। दूसरी चीज है, एक और चीज आती है भारत के संविधान में, शून्यकाल। शून्यकाल का लिखित वर्णन कहीं भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जब आप संसद के सदन चलते हैं तो एक जो शून्यकाल जो है वो भी आपका वहां पर चलता है, लेकिन लिखित कहीं पर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है पूर्णतया न तो आप किसी को मौखिक कहेंगे न तो आप किसी को लिखित कहेंगे। इसी तरह विकसित निर्मित की भी बात होती है। ठीक है, वहां भी यही कॉन्सेप्ट आपका काम आता है। ठीक। अच्छा, अगला है संविधान के प्रकार में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो मैंने आपको बताया क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर। तो यहां भी दो टाइप्स आपने देखने हैं। नंबर 1 कठोर जटिल संविधान जिसे हम कहते हैं, नंबर 2 सरल, इसको हम नम्य भी कहा जाता है, इसको अनम्य भी कहा जाता है। ठीक है। अब आप थोड़ा सा पीछे से रिलेट कर देते हैं हम इसको। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज करता हूं आपके, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं सरल इस तरफ लिख देता हूं, क्योंकि हम उसी सीरीज से आगे बढ़े तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े कंफ्यूजन से हमें बचा सकती हैं। अनम्य और इधर नम्य, सरल या नम्य। ठीक है। क्या अभी मैंने आपको बताया क्या संविधान एक जड़ दस्तावेज है? जी नहीं, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मीन्स उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। अब संशोधन की प्रक्रिया डिसाइड करेगी कि संविधान कठोर है या सरल है। आप तो वैसे तो समझ ही रहे होंगे, अगर संविधान में संशोधन आसान होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सरल। अगर वही कठिन हो गया संशोधन करना तो हम उसे क्या कहेंगे, कठोर संविधान या जटिल संविधान। ठीक है। अच्छा, अब देखो जो विकसित संविधान है या जो आपके मौखिक संविधान है, प्रायः उनमें संशोधन करना क्या होता है, आसान होता है। तो वो सारे संविधान किस कैटेगरी में आ जाते हैं, एक तरीके से सरल या नम्य संविधान की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो लिखित ही नहीं है तो उसमें आप क्या संशोधन, ठीक है, मौखिक ही है तो आप उसमें संशोधन बहुत इजीली कर सकते हैं, तो उसको हम सरल और नम्य संविधान कहते हैं। इसमें इसको कैटेगरी आप ब्रिटेन ही मान के आप हर समय चलेंगे। ब्रिटेन का संविधान ऐसा है, जो इतना भी हिस्सा उसका लिखा हो उसमें भी संशोधन करना बहुत आसान है। एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है कि आप संशोधन अगर संविधान में करना चाहें तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो विकसित संविधान जो भी है, मौखिक संविधान जो भी है, वो अपने आप जो है आपके क्या है, सरल श्रेणी में आ जाएंगे। अच्छा, जो संविधान लिखित है, अब सवाल ये आता है कि जिसने उसे लिखा है उसने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी दी है, सरल दी है या कठोर दी है। वो तो अगर संविधान निर्माण हुआ है, संविधान यदि किसी ने बनाया है तो वो उनकी डिपेंड करता है उनपे कि उन्होंने संशोधन की प्रक्रिया को कैसा रखा है। ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो लिखित संविधान जो होता है आपका कठोर भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। जैसे यूएसए का जो लिखित संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसमें संशोधन करना बहुत जटिल प्रक्रिया है। यूएसए के संविधान में संशोधन करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। और 1789 में संविधान लागू हो गया था। 250 साल से करीब इसको ज्यादा हो गए हैं, 200 साल से ऊपर आप इसको मानो, 240-30 साल। अभी तक इसमें मात्र 27 बार संशोधन हुआ है, अगर मेरा ये आंकड़ा सही है तो। बाकी अगर इधर उधर होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं। 27 बार इसमें संशोधन हुआ है मात्र 250 सालों में करीब करीब।
और बहुत बार अमेरिका का जो फेडरेशन है उसने बहुत बार मांग करी कि संविधान में ये चेंज किया जाए, पर हो ही नहीं पाता, बहुत कठिन। उस समय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या तर्क देते हैं ना कि अमेरिका के संविधान में अभी तक देखो बिल्कुल 27 संशोधन में कितना अच्छा संविधान होगा, ऐसा नहीं। संशोधन करने की प्रक्रिया ही बहुत जटिल है, हो ही नहीं सकता इतनी आसानी से। दूसरी तरफ हम भारत की तरफ देखें तो भारत ने क्या किया, हमारा संविधान क्या है, कठोर है या जटिल है, मतलब कठोर है या सरल है। भारत ने क्या किया, देखो दो ऑप्शन थे कि आप इसे जटिल कर दो और आप इसे क्या कर दो, सरल कर दो। देखो अगर भारत के संविधान को जटिल कर दिया जाता 1950 के दौर में, हम नए नए स्वतंत्र देश थे, अगर 5 साल बाद परिस्थितियां कुछ बदलती, कुछ चेंज करना होता, क्योंकि भारत का जो देश है वो बहुत ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी जातियां यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, बहुत विविधताओं से भरा देश है। अगर हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जटिल कर दें और आने वाले 10 साल बाद देश की परिस्थिति के हिसाब से कुछ संविधान में परिवर्तन करना होता और वो नहीं हो पाता, तो ये चीज जो है संविधान को आपका क्या असफल साबित करने के लिए काफी रहती। संविधान वहां पर क्या हो जाता, फेल हो जाता। अच्छा, बहुत ज्यादा सरल कर दिया जाता तो फिर वहां पर भी एक नुकसान था। वहां पर क्या नुकसान था, सपोज करो कहीं पर बहुसंख्यक वर्ग की कोई सरकार आ जाए और वो अल्पसंख्यक वर्गों को जो है दबाने का प्रयत्न करे और उस संविधान को जो है वो नेग्लेक्ट कर दे, भारी बहुमत से कोई सरकार आ जाए, तो वहां पर क्या था, अगर संविधान संशोधन सरल हो गया तो वो अपने अपने अनुसार संविधान को क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। तो इसलिए भारत ने क्या करा था, एक मध्यम मार्ग अपनाया। भारत की प्रकृति हमेशा रही है, आप जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन और इतिहास पढ़ेंगे तो भारत की प्रकृति हमेशा मध्यम मार्ग की रही है। भारत ने क्या करा, मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने क्या करा, कुछ मामलों में संशोधन करना कठिन कर दिया, जैसे राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उसके लिए कठिन आपको प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में अगर चेंज करना है तो उसके लिए बहुत जटिल प्रोसेस है। ठीक है, उसके उलट अगर राज्य निर्माण करना है तो उसके लिए बहुत सरल प्रोसेस है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में चेंज करना है तो उसके लिए कठिन प्रोसेस है। तो भारत ने क्या करा, कुछ मामलों में सरल और कुछ मामलों में जटिल, दोनों मतलब दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। और भारत की संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, साउथ अफ्रीका से ली गई। देखो कितने सारे ऑनलाइनर आपके बनते जा रहे हैं। ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार का है, नंबर 1 निर्मित, पहले वाले कॉलम से कैसा आया, निर्मित, दूसरे वाले कॉलम से कैसा आया, लिखित, और संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर आप क्या कहेंगे, न तो कठोर ना ही सरल। ठीक है, अब वो कौन से प्रावधान है जिनमें संशोधन करना आसान है, जिनमें संशोधन करना कठिन है, वो आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब बेहतर आप उसको समझ पाएंगे। फिलहाल ये प्रक्रिया आप समझे कि जो है इन तीनों माध्यम से आप भारत के संविधान को समझे, निर्मित, लिखित और मध्यम। पिछले लेक्चर से आप क्या समझे कि भारतीय राज्य कैसा है, लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या सीखे, संसदात्मक लोकतंत्र है भारतीय राज्य जो भारतीय। फिर आप क्या सीखे, गणतंत्रात्मक है। और फिर आप क्या सीखे, एकात्मक और संघात्मक में। लिखित तौर पे हमें संघात्मक कहा गया, परंतु हम एकात्मक की ओर अधिक झुके हुए हैं, न तो पूर्णतः एकात्मक है न ही पूर्णतः संघात्मक है। तो ये बातें आप जो है समझ चुके हैं। ठीक है, तो इतना समझने के बाद एक छोटा सा आप एक परिचर्चा रहती है कि संविधान कैसा हो, आदर्श संविधान जो है हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन हो, शासकों के कर्तव्यों का, नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया हो, सरकार के अंगों के बीच में स्पष्ट रूप से जो है संबंध स्थापित किया हो, सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है आपका क्या हो, एक नियत प्रक्रिया हो। ठीक है, तो आप उसको एक कहेंगे कि आदर्श संविधान। वैसे आदर्श संविधान होना थोड़ा जटिल एक प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक आके आप बहुत सारी चीजें अभी तक राज्य और संविधान दोनों के बारे में समझ चुके हैं। संविधान कैसा हो इसका धीरे धीरे हम डिस्कस भी करते रहेंगे आगे भी। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आप तीनों लेक्चर जो है अच्छे से अध्ययन करें। नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, और उसके 4 चरण होते हैं भारत के संवैधानिक विकास के। उस चारों चरणों का हम जो है भली भांति उसको अध्ययन करेंगे, भारत के संवैधानिक विकास को पूरी तरह से समझेंगे, और तब जाकर के हम मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आएंगे। ठीक है, तो
अच्छा, मेन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कुछ और फैक्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये क्या हो गया था, बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से ये क्या हुआ, लागू हुआ। इस डेट में कुछ ऐतिहासिक महत्व है, वो भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है। और 26 जनवरी को ही हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको जो है भारत ने अडॉप्ट करा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर क्या करे थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है। और जो संविधान का अगर हम देखें कि जो मूल आपका जो संस्करण है उसको अगर लिखने की बात करें तो उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी रईजादा के द्वारा। अगर जो संविधान का जो लिखित है, मूल रूप से संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका लिखा गया था। और प्रेम बिहारी नरेश रईजादा करके व्यक्ति थे जिनके द्वारा वो आपका क्या करा गया था, लिखा गया था। और संविधान की जो पेंटिंग्स हैं, संविधान के हर भाग से पहले कुछ पेंटिंग्स हैं, ठीक है। उन पेंटिंग्स को बनाया था राम मनोहर सिन्हा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ब्योहर करके आगे था, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा। बाकी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, बी आर अम्बेडकर, वो नाम आगे भी आप देखेंगे आगे, तो उन्हीं का हमने अध्ययन करना है और अच्छे से। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रेम बिहारी नरेन रईजादा। और जो पेंटिंग्स बनाई गई थी संविधान के हर भाग से पहले, जो कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, उसमें भगवान राम के अयोध्या से घर वापसी के आने की तस्वीर है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर है। जो नागरिकता वाला जो भाग है उसमें जो है आपका वैदिक काल की तस्वीर है, ठीक है। और आपके जो बजट वाला जो हिस्सा है, कर वाला जो हिस्सा है, उसमें नटराजन की मूर्ति है, ठीक है। तो ये जो मूर्तियां बनाई गई थी ये राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो अच्छा, संविधान कैसा हो इस बात का भी हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है बहुत ध्यान रखा था। इस बारे में मैं आपको एक अगर प्रसंग बताऊं तो तुलसीदास जी का एक प्रसंग था रामचरितमानस में। संविधान कैसा हो इस विषय की अगर आप देखें कॉन्सेप्ट वहां से, बाकी आप किताबी बातें ठीक है, लेकिन जो रियल कॉन्सेप्ट था वो वहीं से निकल करके आया। तुलसीदास की जो रामचरितमानस रही उसका एक प्रसंग है जिसमें ये कहा जाता है कि जब आपका भगवान राम जो है जंगल में थे तो उस समय जो है भरत जब उनसे मिलने गए तो भरत ने राम से पूछा था कि जो है आप जो है टैक्स कैसे ले रहे हो अयोध्या में, क्योंकि राम तो उस समय जंगल में थे। तो बताया जाता है कि भरत ने उस समय कहा कि बड़े भैया हम सूर्यवंशी हैं और हम एक सूर्य की तरह ही जो है टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है कि सूर्य की तरह टैक्स लेना क्या होता है, सूर्य की तरह कर लेना क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रसंग में उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार सूर्य हमसे टैक्स लेता है वो कैसे लेता है, जैसे पृथ्वी से सूर्य कैसे टैक्स लेता है, पृथ्वी के जल को वो क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। आप जो है जितना भी जल हमारी धरती पर है उसका जो है लगातार सूर्य के द्वारा क्या किया जाता है, वाष्पन किया जाता है, ठीक है। मैं संविधान कैसा उसकी एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, एक प्रसंग है, वैसे तो आपका ज्यादा देखेंगे तो संविधान निर्माताओं ने कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाए हैं। तो सूर्य क्या करता है कि समुद्र से वाष्पन किया और कहीं पर भी नदी नाले हैं वहां से वाष्पन करता है सूर्य, और उसके बाद उसका बादल बना करके ऐसी जगहों पर बरसा देता है जहां पर पानी की आवश्यकता हो, ठीक है। तो तब उसको रिलेटेड करते हुए ये कहा जाता है कि राजा ऐसा होना चाहिए या सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता से कर ले और जनता को इसका बोध भी ना हो, और उसी कर लिए हुए पैसे से जनता को पता ना चले कि कर लिया जा रहा है, ठीक है। जनता पर टैक्स ऐसे लगाए जाए कि उनको बोध ना हो कि कैसे कर कहां से लिया जा रहा है सरकार, और उसी पैसे से जो है राजा या सरकार क्या करे, जगह जगह हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, विद्यालय, मतलब आपका विकास का कार्य करे। तो इस प्रक्रिया, इसको रामचरितमानस से तुलसीदास ने जो इसका बहुत अच्छा वर्णन किया था रामचरितमानस में। फिलहाल आपसे थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स की बातें हो गई। तो इसीलिए जब भारतीय संविधान का भाग 3 बना
तो शायद संविधान निर्माताओं का यही कॉन्सेप्ट रहा होगा कि जो उन्होंने राम दरबार का एक जो वो है चित्र उन्होंने मौलिक अधिकारों से पहले वाले पृष्ठ में उन्होंने इसको रखा था। ठीक है। और इसी के पीछे आप देखेंगे कि सूर्य नमस्कार की भी अवधारणा हो सकती है कि हम सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं हम उसे क्या करते हैं, कर देते हैं। ठीक है, ताकि जहां जरूरत हो आप इसे वहां बरसाओ। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है, संविधान कैसा हो तो इसी प्रकार का हो। ठीक है, तो राम राज्य की जो अवधारणा है वो ऐसी नहीं है कि बस जो है वर्तमान में जैसे चल रहा है वैसा ना। राम राज्य का एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल ज्यादा बातें न करते हुए मैंने आपको संविधान के बारे में बता दिया है और राज्य के बारे में आपको मैंने अवधारणा दे दी है। ठीक है, तो उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक बढ़ रहा है वो फिर आपको रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।